एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो अंतिम देश था जापान, ठीक है। आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था यह 1939 से लेकर कब तक हुआ था? 1945 तक चला था। और अंतिम जो देश था वह था जापान, जो पराजित हुआ था। जापान पर 2 बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, एटम बॉम्ब, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये आप सभी को पता है। और उसी के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई? जल्दी बताओ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे उद्योग से हुआ था, किस तरह के इंडस्ट्रीज से हुआ था? तो वहां पर सूती कपड़ा उद्योग से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, सूती कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। लेकिन आप सभी इसमें गलती करोगे, आप सभी क्वेश्चन का आंसर जो करोगे वो सन्यास सेन करोगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर है माओ से तुंग। क्या है? चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। और जब आप चीन का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको वहां पे आपको पता चलेगा कि सन्यात सेन जो थे वो प्रथम अध्यक्ष नहीं बने थे, वो बने थे माओ से तुंग, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न घटनाओं में से कौन सा कथन गलत है, पहचाने। अच्छा, 4 इंसिडेंट आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलो मैं पढ़ने में हेल्प करता हूं, लेकिन आंसर आप सभी को खुद से करना है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह नागपुर में आयोजित हुआ था। चौथा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अब आप सभी थोड़ा देर सोचो और आंसर करो, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर यहाँ पे है डी, ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, 1923 ईस्वी को प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह नागपुर में आयोजित हुआ था, ये भी सही है। चौथा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये एक तरह का ट्रैप क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर आंसर करो। क्या है सही आंसर? तो इसमें से मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर किया होगा वो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गलत है। मैंने पहले बताया आपको, ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यह सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे, जल्दी बताओ, अब भी अगर किसी को याद है तो, इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये है पीपुल्स सोसाइटी। तो दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए। हिंदी में इसको लोक सेवक मंडल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अब आप सभी को पता है, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1923 में। अब आपको ये बताना है कहाँ किया गया था, वो जगह आपको बताना है। कहाँ किया गया था? ये किया गया था इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। अच्छा, एक और चीज आप याद रखना, ये जो स्वराज पार्टी था ये कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ था, ये आपको पता है, ठीक है।
और फिर से इसको डिसॉल्व करके कांग्रेस पार्टी में मिला दिया गया था 1935 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? ज्योतिबा फूले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आसान सा क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 1873 में इन्होंने इसका स्थापना किया था और राज्य जहां पे इन्होंने इसका स्थापना किया था वो राज्य था महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आए पुर्तगालियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, भारत में आए पुर्तगालियों से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और विचार करना है। विचार करने में तो आप लोग माहिर हो, बैठ के दिन भर विचार ही करते रहते हो आप लोग। जल्दी से यहाँ पे भी इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो और विचार करो क्या होगा सही आंसर। पहला स्टेटमेंट है, 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के तमिलनाडु स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। दूसरा है, राजा जामोरिन के द्वारा वास्को डी गामा को स्वागत किया गया। तीसरा है, अल्बुकर्क ने गोवा बुंदेलखंड के सुल्तान से 1510 ईस्वी में जीता। तीसरा है, पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। चलो मैंने कर दिया छोटा, अब आपको दिख रहा है सारा कूट, यहां से आंसर करो क्या होगा आपका सही आंसर। तो आप सभी ने सही आंसर कर लिया होगा। आपका सही आंसर क्या है? देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, तमिलनाडु स्थित कालीकट पे नहीं, केरल में स्थित है ये कालीकट, तो ये आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, और रेस्ट सब चीज सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, राजा जामोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, अल्बुकर्क ने गोवा बुंदेलखंड के सुल्तान से जीता था, ये गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जो गोवा था वो बीजापुर के सुल्तान से जीता था। ठीक है, और क्या नाम था? आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह से इन्होंने ये जीता था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा है, पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक बनाया? अब बताओ, पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक बनाया था? कौन है वो? है वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश में से थे? पाब्लो पिकासो कहां से बिलोंग करते हैं? कहां से बिलोंग करते हैं? तो पाब्लो पिकासो स्पेन से बिलोंग करने वाले पेंटर थे। अगला क्वेश्चन है, नॉट गेट या इन्वर्टर किसके द्वारा क्रियान्वित होता है या क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट या इन्वर्टर, इन्वर्टर जो होता है वो एक तरह का नॉट गेट है। ठीक है, किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? ये होता है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का डैश है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो स्थित है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में, अब आपको ये बताना है ये दुनिया में किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। इस पर जो प्लेटफॉर्मों की संख्या है वो लगभग 44 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1839। ये आंग्ल अफगान युद्ध भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये 1839 में हुआ था। 1839 से लेकर 42 तक ये चला था। अगला क्वेश्चन है, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन वायु के मुख्य अवयव हैं, परंतु ये परस्पर अभिक्रिया कर नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? O2 और N2 जो है यह वायु का प्रमुख अवयव है, ये आप जानते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए आपका 4 स्टेटमेंट है, लेंदी स्टेटमेंट है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जल्दी से पढ़ो और आंसर करो क्या होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही जो आंसर है वो है सी, यानी अभिक्रिया उष्मा शोषी है तथा इसके लिए अति उच्च तापमान की आवश्यकता है। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आपस में अभिक्रिया क्यों नहीं करता है? क्योंकि इनका जो रिएक्शन है वह उष्मा शोषी है, यानी एंडोथर्मिक है, और इसके लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है इनको रिएक्ट कराने के लिए, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डैश है? स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है वह भारत का क्या है? भारत का क्या है? अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है।
क्या होगा फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे? तो आपका सही आंसर होगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारी जल परियोजना जो तलचर में स्थित है और उर्वरक संयंत्र पारादीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस राज्य में है? जल्दी बताओ। तलचर और पारादीप, इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, ये दोनों जगह कहाँ है? कहाँ है ये दोनों जगह? ये दोनों जगह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। तो आपको याद रखना है भारी जल परियोजना जो है वो तलचर में है और उर्वरक संयंत्र पारादीप में, ये दोनों उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डच धातु जिसका उपयोग कृत्रिम गहना बनाने में किया जाता है किसकी मिश्र धातु है? डच धातु यानी डच मेटल किसका मिश्र धातु है? तो डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सब यूएन के सदस्य कब बने थे? कब बने थे? 1992 में। कब बने थे? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, उराली जनजाति निम्न जगहों में से कहाँ निवास करती है? उराली जनजाति कहाँ निवास करती है? उराली जनजाति केरल में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह है 8.60%। कितना है? 8.60%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है ये। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कानपुर में किस नाम से स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको सबसे पहली बात, क्वेश्चन में एक डाटा दिया हुआ है वो आपको याद रखना है ताकि आगे के क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात, आधुनिक तकनीक पर आधारित जो ऊनी कपड़ों का मिल था, प्रथम कारखाना था, वो खोला गया था कानपुर में। ठीक है, अब आपको बताना है क्या नाम था उस मिल का। क्या नाम था? उस मिल का नाम था लाल इमली। अभी भी आप देखते होंगे कुछ जो ऊनी कपड़े होते हैं, ठीक है, वो लाल इमली कंपनी का होता है। और लाल इमली कंपनी का अगर मैं बात करूं तो ये उस वक्त की बहुत बड़ी कंपनी थी। ठीक है, और ये सरकारी कंपनी थी, तो आप जानते हो सरकारी कंपनियों का क्या हाल है। तो धीरे धीरे ये कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और 2005 में इसका जो भी आप बोल सकते हो वहाँ पे सामान यूज होता है, मशीनरीज यूज होता है, उसको मॉडिफाई किया गया बहुत करोड़ों रुपए खर्च करके। उसके बाद से फिर वो जो मिल है वो बंद ही पड़ा हुआ है और लगभग 2000 से ऊपर इसमें जो काम करने वाले कारीगर हैं वो लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकारी चीज़ों का यही हाल होता है। अगला क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये वांगचू नदी पर स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? ये भी आपके लिए एक ट्रैप क्वेश्चन है और इसमें से 99% स्टूडेंट अटेम्प्ट लेगा ही लेगा ये क्वेश्चन। अब इसीलिए बोलता हूँ ये ट्रैप क्वेश्चन है। अगर आपको सही आंसर नहीं आता है तो आपको अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तुक्का के साथ आप जाते हो और आप गलत कर बैठते हो। बहुत सारे बच्चे मारेंगे छत्तीसगढ़, कोई मारेगा झारखंड, लेकिन सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक दिख कर दिया गया है, एंथ्रासाइट कोयला का बात किया गया है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अधिक जो है भारत में वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगर झारखंड का मैं बात करूं तो झारखंड में आपको सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला मिलता है। झारखंड में मिलता है, उसके बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, ये सब बिटुमिनस कोयला यहाँ पे मिलता है। और राजस्थान सब एरिया में लिग्नाइट कोयला मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एंथ्रासाइट पूछा गया और आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आसान सा क्वेश्चन है। सुंदरवन का डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हुआ है, गंगा नदी का डेल्टा आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी करेंगे, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, लगता है गलती से आ गया। ठीक है,
कोई बात नहीं, आपको पता है सुंदरवन का डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ये है भी तो आपका क्वेश्चन गलत होगा अगर आप गंगा नदी का डेल्टा मारोगे तो। क्यों? क्योंकि ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों का डेल्टा है, ठीक है, इसलिए किसी एक को आप नहीं मान सकते हो। तो सही आंसर आपका, बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, डैश महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? जल्दी बताओ। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये देश था रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा से परिपूर्ण बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बाइकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, बहुत ही फेमस अंतरिक्ष केंद्र है बाइकोनूर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य ये आपने पढ़ रखा है, यह टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। अगला क्वेश्चन है, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? ये सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब बताओ, अवसादी शैलों से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। दूसरा है, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। तीसरा है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। चौथा है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा डी, ठीक है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये गलत है, इसका निर्माण जल में भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? कौन सा अभिलेख है वो? वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में विश्व का उच्चतम झरना स्थित है? विश्व का उच्चतम झरना स्थित है किस देश में? किस देश में? वेनेजुएला में। विश्व का जो उच्चतम झरना है वो है आपका एंजल फॉल, ठीक है, और ये एंजल फॉल कहाँ है? यह है वेनेजुएला में, तो वही आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी इसको ये भी लिखा जाता है, एनसीबीसी, ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, ठीक है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी बताओ, एनसीबीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। आप सभी गलत कर बैठते हो यहाँ पे। देखो, इसकी स्थापना तो 1993 में की गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब मिला? ये मिला 2018 में, ठीक है, 2018 में मिला। और आपको पता होगा कि वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो 123वां, बहुत ध्यान से इसको याद रखना अगर आप भूल गए हो तो, 123वां संविधान संशोधन बिल था ये, और 102वां संशोधन था, ठीक है। क्या याद रखोगे? अमेंडमेंट यानी संशोधन कौन सा था? 102वां, लेकिन संशोधन बिल कौन सा था? 123वां। तो दो तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और आर्टिकल, जिस आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 338B, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे चिकित्सा के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चिकित्सा के प्रथम नोबेल पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए थे, ये बताओ। कौन किए गए थे? ये हैं आपके बेहरीन, ठीक है, एडवर्ड बेहरीन। क्या नाम है इनका? एडवर्ड बेहरीन। ये थे पहले शख्स जिनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें से गलत है, जल्दी बताओ। क्या जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है? क्या पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? क्या माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? क्या लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बताओ इसमें से स्टेटमेंट गलत कौन सा है आपका। तो डी स्टेटमेंट आपका गलत है, रेस्ट ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्या है? लिपुलेख कहाँ है? लिपुलेख है उत्तराखंड में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में, ठीक है। तो गैस क्या आप सभी अपना जो स्कोर है वो अपडेट करते जा रहे हो? स्कोर अपना जो पेपर मैंने बोला है पेपर पे नोट डाउन करते जाओ कौन सा गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर 2-4 क्वेश्चन इजी मिल जाता है तो आपको लगता है अरे यार ये सेट तो आसान है, आप सभी कर लोगे। लेकिन जब आप फाइनली अपना स्कोर देखोगे, अपना मार्क्स देखोगे, तब आपको एहसास होगा आप कितने पानी में हो। इसलिए मार्क्स नोट डाउन करते जाओ, जो जो गलती कर रहे हो कम से कम उसको डंडा के थ्रू रिप्रेजेंट करते जाओ, बाद में एडजस्ट कर लेना मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, अब तक के भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? जल्दी बताओ। सबसे आसान क्वेश्चन है, कौन थे वो थे राजीव गांधी, जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था या थी? संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र दिया था, और ये करने वाले ये पहले मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, भारतीय प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 75 में की जाती है। दूसरा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। तीसरा है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। और चौथा है, पीवी नरसिंह राव भारतीय इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब आप सभी बताओ क्या होगा आपका आंसर। मैंने छोटा कर दिया, आपको सारा कोड जो है वो दिख रहा है, जल्दी से आंसर करो। बताओ क्या होगा आपका सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताओ। सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, यानी जो भी स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? न्यूमिस्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का रेजिस्टेंस नापने के लिए आप क्या यूज करते हो? तो जब भी बिजली का रेजिस्टेंस मापना हो आपको, तो आप यूज करोगे ओम मीटर को, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। अगर जिस किसी को वो भी याद था तो वो यहां से आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। कोशिका झिल्ली का बात किया जा रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी अवेलेबल चीजें हैं उन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? तो उन सभी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रासेलुलर पाचन में मदद करता है? इंट्रासेलुलर पाचन में कौन मदद करता है? ये करता है लाइसोसोम। आप जानते हो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर जो पाचन है उसमें ये मदद करता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे को अलग अलग रंग प्रदान करता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पौधे को अलग अलग रंग कौन प्रदान करता है? यह क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही अलग अलग कलर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कठोर पदार्थ को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन चारों में से आपको बताना है किस चीज का उपयोग हम लोग बहुत अधिक कठोर पदार्थ को काटने के लिए करते हैं। ये करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन देश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संवेग। क्या हो गया? लीनियर का क्या हो गया? लीनियर का रेखीय संवेग, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। ये होता है लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जेट इंजन इसी पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है ममेलुक का शाब्दिक अर्थ? तो ममेलुक ऐसे दास जिनको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो उनको कहा जाता था। ऐसे दास जिनके माता पिता दास ना हो, इसको ममेलुक कहा जाता था। और ऐसा जो बच्चा है उसका एग्जाम्पल आप जान सकते हो, कौन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक जो था यह जन्मजात दास नहीं था, यानी इसके माता पिता जो थे वो दास नहीं थे, ये दास बना था, इसलिए इनको ममेलुक वंश का शासक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इसे 1 दिसंबर 1916 को शुरू किया गया था। दूसरा है, चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तीसरा है, यह किसान आंदोलन था। अब आपको बताना है इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी बताओ, कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है? तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सी, केवल तीसरा ही सही है। यह 1 दिसंबर 1916 को शुरू नहीं हुआ था, यह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह था, यह भी गलत है। यह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, अगर ये स्टेटमेंट आता तो सही होता। गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वह अफ्रीका में इन्होंने चलाया था और 1906 ईस्वी में इन्होंने ये चलाया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर भारत रहता, ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, तो ये सही होता, ठीक है। तीसरा, यह किसान आंदोलन था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जगह सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा जगह था? यह पूर्णिया जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा। अगला क्वेश्चन है, सांगी दलान जो उत्तरी बिहार के राजमहल में स्थित है, यह किसके द्वारा बनाया गया था? सांगी दालान यह कहाँ स्थित है? राजमहल में स्थित है। आपको यह बताना है किसके द्वारा ये बनाया गया था। ये शाह शुजा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा। ये शाहजहां का बेटा था शाह शुजा, ठीक है। और सांगी दलान जो है यह शाह शुजा महल है राजमहल में स्थित, उसी में ये सांगी दलान बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि संसद में निम्न में से किन विधेयक या विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व समिति नहीं है, सम्मति, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व सम्मति की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पे? जल्दी बताओ, सही आंसर क्या होगा? मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किया हुआ है। सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है। नए राज्य से रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो उस पर राष्ट्रपति की मुहर चाहिए, राष्ट्रपति का परमिशन चाहिए। और अगर धन विधेयक लाना है तो उससे पहले, लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? जल्दी बताओ, कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 343(1).
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको देखना है और बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। चलिए बताओ क्या होगा सही आंसर आपका यहाँ पे। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी, सबसे पहले आंसर आप करो, आपका आंसर होगा डी। पहला स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। दूसरा है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, ये भी सही है। गांधी जी ने 1921 में शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर दिया था, ये भी सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने मुंबई से प्रकाशित किया था, ये गलत है, ये साउथ अफ्रीका से, कहां से, साउथ अफ्रीका से इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा वर्ष 2003 में, अच्छा कौन कौन सी नहीं, कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, जल्दी बताओ। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है भाषा से रिलेटेड जो जोड़ा गया है, जो संशोधन हुआ है सब मैंने बताया। क्या होगा आपका सही आंसर, आपका सही आंसर होगा संथाली। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था 3 संशोधन हुआ है, ठीक है। और ये जो संथाली भाषा है ये 2003 वाले संशोधन, यानी ये 52वां संविधान संशोधन था, इसमें जोड़ा गया था। इसमें टोटल 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन संस्था किस देश की संस्था है। ओम्बुड्समैन संस्था किस देश की संस्था है, जल्दी बताओ। तो ये संस्था है स्वीडन की, ठीक है। ओम्बुड्समैन संस्था जो है इसका प्रचलन शुरू हुआ है स्वीडन से। अगला क्वेश्चन है, मिड डेक्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज का है। मिड डेक्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज का है, तो यह फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्य सूचकांक है मिड डेक्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज कहां उत्पादित होता है। तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज ओडिशा में उत्पादित होता है। कहां उत्पादित होता है सबसे अधिक मैग्नीज, ओडिशा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिसी पैलेस कहां स्थित है। एलिसी पैलेस कहां स्थित है, तो एलिसी पैलेस फ्रांस में स्थित है। कहां स्थित है, फ्रांस में एलिसी पैलेस स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों का खोज किसके द्वारा किया गया था। अवरक्त किरणों का खोज किसने किया था, तो अवरक्त किरणों का खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैरो अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है। कैरो अम्ल या कैरो एसिड, इंग्लिश में इसको कैरो एसिड ही कहा जाता है। तो कैरो एसिड के रूप में इन चारों में से कौन जाना जाता है, तो कैरो एसिड के नाम से H2SO5 को हम लोग जानते हैं। किसको, H2SO5 को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको परसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं या पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कैरो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन पाया जाता है। टेफ्लॉन जो आप यूज करते हो, तो टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन रहता है, कौन रहता है, तो टेफ्लॉन में फ्लोरीन रहता है। क्या रहता है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, डैनियल डी रॉसी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। डैनियल डी रॉसी किस खेल से संबंधित है, तो डैनियल डी रॉसी यह एक फुटबॉलर है। क्या है, फुटबॉलर। इनका हाल ही में देहांत हुआ है, इसलिए ये चर्चे में थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका करंट से था। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हुडको का प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, एम नागराज को। एम नागराज को हुडको का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 के 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 के 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे जायर
मेसियस बोल्सोनारो, ठीक है, जायर बोल्सोनारो के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्मचारियों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है संतुष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WEF द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत का स्थान है 72वां, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में सब्जियों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था? 2018-19 का रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें सबसे अधिक सब्जी किस राज्य में उत्पादित हुआ था? कौन सा राज्य है? वो राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश से पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा वो देश है? वो देश है मलेशिया, जहां से पाम ऑयल के इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा ब्लॉकचेन आधारित कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, आपको बताना है कौन सा है, वह है वज्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? यानी इस राज्य में 3 राजधानी होगा, जल्दी बताओ, पहले भी मैंने बताया ये राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? महिला और बाल विकास मंत्री ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना है? वो योजना है यशस्विनी योजना। अब आप सभी को कमेंट में मुझे बताना है महिला और बाल विकास मंत्री कौन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख से नागरिकता संशोधन अधिनियम देश भर में लागू हो गया है? CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किस तारीख से देश भर में लागू हो गया है? कौन सा तारीख था वो था 10 जनवरी 2020। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो कौन सा स्थल है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस डेल्टा क्षेत्र को एक संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है? कौन सा वो डेल्टा क्षेत्र है? वह क्षेत्र है कावेरी डेल्टा, ठीक है, इसको संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? डैन डेविड पुरस्कार ये कहाँ का है? इजराइल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किस भारतीय ने ये जीता है? ये जीता गया है गीता सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? किनका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। कितना ऊंचा है? 63 फीट ऊंचा। आपको बताना है किस शहर में इसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो यह है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच इंद्रधनुष संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? इंद्रधनुष संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है ये, और ये भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 40वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में बस स्टैंड का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? कौन सा शहर है? वह शहर है अंबाला, जहां पे सुषमा स्वराज के नाम पर बस स्टैंड का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र का पता लगाने हेतु कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र का पता लगाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है, आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। उसका नाम है CBSE ECL, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? बजट निर्माण की प्रक्रिया में पहले स्थान पे है असम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य है? 2024 तक कितने नए हवाई अड्डे भारत में हो जाएंगे? कितना है? टोटल 100 नए हवाई अड्डों को विकसित किया जाना है 2024 तक।
अगला क्वेश्चन है बजट 2020 के अनुसार पीपीपी मॉडल पर कितनी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो इस बार के बजट में यानी 2020 के बजट में कितने नए पीपीपी मॉडल पर आधारित ट्रेनें चलाए जाने का प्रावधान लाया गया है। तो कितना है टोटल ट्रेन, ये है 100। और ये पीपीपी मॉडल क्या है, जितना अच्छा सुनने में लग रहा है उतना अच्छा ये है नहीं। क्या है इसका फुल फॉर्म, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, ठीक है। टोटल 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये उतना अच्छा मॉडल नहीं है। जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मेरा मानना है, इंडिया में ये मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको पब्लिक प्राइवेट दिख रहा है, कुछ दिन बाद ये प्राइवेट हो जाएगा और प्राइवेट का यहाँ पे मोनोपोली चलेगा, ठीक है। जैसा कि और भी देशों में जहाँ पे ये मॉडल अपनाया गया था, वहाँ पे बहुत जो नॉर्मल पब्लिक है उनको परेशानी होती है इस मॉडल में, और हमारे यहाँ पे उसी मॉडल को अपनाया जाता है जो रिजेक्टेड मॉडल हो। अगला क्वेश्चन है गुजरात के किस शहर में एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। पोत संग्रहालय का स्थापना किया जा रहा है, इसको गुजरात में किया जाएगा। आपको बताना है गुजरात के किस शहर में, कौन सा शहर है, वो शहर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए कौन सी पहल शुरू की जाएगी। वैसे वस्तु जो जल्दी खराब हो जाते हैं उसके परिवहन के लिए एक पहल का शुरू किया जाना है, आपको बताना है उसका नाम है किसान रेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया द्वारा देश में कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, तो टोटल भारत देश में जो किया जाना है, टोटल हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर टोटल है कितना, टोटल है 7, ठीक है। टोटल 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्थापना की जाएगी भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया दोनों के द्वारा मिलकर। अगला क्वेश्चन है 21 से 23 फरवरी तक किस शहर में पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव आयोजित किया गया। 21 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था और ये देश का पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव था और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी अभी तो अब बदल गए हैं, ठीक है, अभी बाइडेन बन गए हैं वहाँ पे न्यू इलेक्शन के बाद, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था भारत में। आपको पता है बहुत ही चर्चे में रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला था डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो कोरोना भी आएगा। अब खुदा ना खास्ता उनका बात सही हो गया और उसके बाद कोरोना भी आया। तो क्या था नाम उसका नाम था नमस्ते ट्रंप। अगला क्वेश्चन है किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया जाता है हर वर्ष मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने हैं अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने पेक्का लुंडमार्क को अपना अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। पेक्का लुंडमार्क ये किस कंपनी के स्मार्टफोन कंपनी है, उसके अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। कौन सी कंपनी है, वो कंपनी है नोकिया। अगला क्वेश्चन है पूमा ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूमा का ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, यह है करीना कपूर। अगला क्वेश्चन है गूगल कंपनी मुंबई के बाद भारत में दूसरा क्लाउड सेवा क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगी। तो गूगल कंपनी जो है मुंबई में उसका एक क्लाउड सेंटर है, ठीक है, क्लाउड सर्विस एरिया है। उसके बाद दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वह राज्य कौन सा है जिसने राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपा है, वह कौन सा राज्य है, वो राज्य है गुजरात, ठीक है। तो क्या गाइस, तो आज का 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।